यहाँ पे मैंने एक टेबल ड्रॉ की है जिसमें मैंने रिफ्रैक्शन फिनोमिना डिफाइन करा है। जब भी हमारी कोई लाइट रे रेयर टू डेंसर मीडियम में एंटर होती है या फिर डेंसर टू रेयर मीडियम में एंटर होती है तो क्या क्या फैक्टर्स हैं या क्या क्या चीजें हैं जो एक्चुअली चेंज होती हैं, वो इस टेबल में मैंने नॉर्मली डिफाइन किया है सो दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। सो जो पहली चीज है वो है रिफ्रैक्टेड रे के बारे में। जब भी कोई हमारी लाइट रे रेयर टू डेंसर मीडियम में एंटर करती है देन द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जो रे हमारी रिफ्रैक्ट होती है दैट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये उल्टा होता है डेंसर टू रेयर के केस में कि जब भी कोई लाइट रे हमारी डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंटर करती है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन रेयर टू डेंसर एंड डेंसर टू रेयर मीडियम में। ओके, सो दिस इज द पॉइंट फर्स्ट ए। अब हम आते हैं पॉइंट बी में। तो बी में है फ्रीक्वेंसी के बारे में। वी टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी। जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। इट रिमेन अनचेंज्ड। इट रिमेन अनचेंज्ड, चाहे वो रेयर टू डेंसर में मूव कर रही हो चाहे डेंसर टू रेयर में मूव कर रही हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जब भी कोई लाइट रे अपने सेम मीडियम में ट्रेवल करती है या अपना मीडियम चेंज करती है तो मीडियम चेंज हो जाता है हमारा बेसिकली, बट लाइट रे सेम रहती है। तो जो लाइट रे है वो पहले भी सेम थी और अभी भी सेम है, बट जस्ट द फैक्ट हमारा मीडियम चेंज हो गया है। दैट्स व्हाई द फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज्ड। अगर हम वेलोसिटी की बात करें सो जब भी हमारी लाइट रे रेयर टू डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो हमारी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब लाइट रे हमारी रेयर मीडियम में होती है तो रेयर मीडियम के मॉलिक्यूल्स थोड़े सेपरेटेड होते हैं फ्रॉम ईच अदर, तो वो इजीली ट्रेवल कर पाती है रेयर मीडियम में। वेयरएज डेंसर मीडियम में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे काफी क्लोजली इंटैक्ट होते हैं आपस में, जिसकी वजह से लाइट रे जब भी हमारी डेंसर मीडियम में एंटर करती है सो इट इज अ बिट डिफिकल्ट फॉर द लाइट रे टू मूव। हमारी जो लाइट रे है उसका मूवमेंट थोड़ा स्लो पड़ जाता है। दैट्स व्हाई द वेलोसिटी डिक्रीजेस। सो एज द वेलोसिटी डिक्रीजेस तो वेवलेंथ ऑफ लाइट पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर हमारी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई है देन वी कैन से दैट आवर वेवलेंथ will also decrease। वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो वेवलेंथ भी लाइट रे की डिक्रीज हो जाएगी। वेयरएज अगर मैं डेंसर टू रेयर मीडियम के बारे में बात करूं तो डेंसर मीडियम में जैसे कि मैंने अभी बताया जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी क्लोजली इंटैक्ट होते हैं विद ईच अदर। सो जो मूवमेंट होता है लाइट का वो कंपैरेटिवली स्लो होता है as compared to the movement of light in the rarer medium। so जैसे ही लाइट रे डेंसर टू रेयर मीडियम में एंटर करती है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी वेवलेंथ भी इंक्रीज हो जाती है। सो दैट्स द इंपॉर्टेंट फैक्टर अबाउट दिस डेंसर एंड रेयर कंसेप्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ पॉइंट और यू कैन से द पॉइंट डी सेज जब भी हमारी कोई लाइट रे रेयर टू डेंसर मीडियम में एंटर करती है देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि इस केस में हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे है दैट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंगल ऑफ आई इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, इन केस ऑफ रेयर टू डेंसर के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा हमेशा बड़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। क्यों? क्योंकि रेयर टू डेंसर के केस में हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, पर इसका सीधा उल्टा इफेक्ट होता है डेंसर टू रेयर मीडियम के केस में।
इसमें क्या होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो छोटा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। यू कैन से एंगल ऑफ आई इज स्मॉलर देन द एंगल ऑफ आर। ऐसा इसलिए होता है जब भी कोई लाइट रे हमारी डेंसर टू रेयर मीडियम में एंटर करती है तो वो बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होने की वजह से जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो छोटा हो जाता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। सो ये है कुछ कॉमन फैक्टर्स बिटवीन रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर मीडियम में जब भी हमारी लाइट रे ट्रेवल करती है। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। सो अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में। जैसे कि हमने डिस्कस किया था एंगल ऑफ डेविएशन इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, सो रिफ्लेक्शन में भी हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होता है, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस क्या है, लेट्स सी। सो जब हमने रिफ्लेक्शन के केस में डिस्कस किया था तो हमने वहां पे ये देखा था जो द एंगल ऑफ डेविएशन is the angle by which the incident ray deviate from its original path। एंगल ऑफ डेविएशन एक ऐसा एंगल होता है जिस एंगल से हमारी रे ऑफ इंसिडेंस अपने ओरिजिनल पाथ से मूव कर जाती है। सो इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन इट इज द एंगल थ्रू विच द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट डिविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, जो कि हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के केस में भी देखा था। वो एंगल जिस एंगल से हमारी एंगल ऑफ रे ऑफ इंसिडेंस अपने ओरिजिनल पाथ से डिविएट हो जाती है, बट इसमें कंडीशन है व्हेन इट इज रिफ्रैक्टेड व्हाइल पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। जब हमारी कोई लाइट रे जो कि इंसिडेंट रे है वो अपने पाथ से डिविएट हो जाए, कब, जब वो पास कर रही हो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। दैट्स द एंगल ऑफ डेविएशन इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पे मैंने दो केस लिए हैं। फर्स्ट केस वहां है, वो है जो जिस केस में हमारी लाइट रे रेयरर टू डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, और केस बी में हमारी लाइट रे डेंसर टू रेयरर मीडियम में मूव कर रही है। सो फर्स्ट केस में अगर आप ध्यान से देखें तो लाइट रे जो कि इंसिडेंट रे थी उसने डेंसर मीडियम के सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद वो बेंड हो गई टूवर्ड्स द नॉर्मल। दिस इज योर नॉर्मल लाइन। ओके, सिमिलरली जो डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम के केस में थी, इंसिडेंट रे बाय केमिंग इन कॉन्टैक्ट, जैसे वो कॉन्टैक्ट में आई विद द सरफेस ऑफ रेयरर मीडियम, वो डिविएट हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इट बेसिकली डिविएट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस। ओरिजिनली जो इंसिडेंट रे थी हमारी रेयरर टू डेंसर के केस में, उसको ये वाला पाथ फॉलो करना था अगर वो रिफ्रैक्ट नहीं होती। सिमिलरली डेंसर टू रेयरर मीडियम के केस में भी अगर हमारी जो इंसिडेंट रे थी अगर वो रिफ्रैक्ट नहीं होती तो इट विल मूव स्ट्रेट लाइक दिस। पर दोनों ही केस में हमारी इंसिडेंट रे क्या हुई, डिविएट हुई फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। क्यों? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, सो जिस एंगल से हमारी इंसिडेंट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करते टाइम डिविएट हुई, द एंगल बाय विच our incident ray deviate from its original path while entering from one medium to another, उस एंगल को we will say angle of deviation। that is the angle of deviation। angle of deviation का साइन होता है डेल्टा। सो अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, इसको नाम देते हैं A और इसको नाम देते हैं B। अगर मैं केस A की बात करूं आपसे, तो इस केस में हमारा एंगल ऑफ डेविएशन विल बिकम डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस R। सिमिलरली अगर मैं केस B की बात करूं तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, R माइनस I। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कंपैरेटिवली ग्रेटर इन द कंपैरिजन टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा है in comparison to the angle of incidence, so R minus I।
इस केस में हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है इन कंपैरिजन टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट्स व्हाई I minus R. So this is the angle of deviation for rarer to denser and denser to rarer medium case. Okay. अब तक जो हमने डिस्कस किया उसके बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे दो फॉर्मूले निकल के आए हमारे सामने। पहला है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, इस टर्म से ही हमको ये ऐसा साउंड कर रहा है कि हम यहाँ पे किन्हीं दो मीडियम के बारे में बात कर रहे हैं। सो जब भी हम किन्हीं दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करते हैं या रिलेट करते हैं, सो जो फॉर्मूला हम उस टाइम यूज करते हैं दैट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला ऑफ द मीडियम। वो मीडियम कुछ भी हो सकता है। हम फर्स्ट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख सकते हैं, या दूसरे मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट में हम पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला। यहां पे मैंने अभी करा है फॉर N21। सो जो 1 जो कि बाद वाली टर्म होती है यहां पे 2 1, सो हम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 का देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। सो फर्स्ट वाले का हम इसमें चेक कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड वन। सो इसका फॉर्मूला हुआ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ओके, और अगर मैं सिंपल वर्ड्स में लिखना चाहूं तो फॉर्मूला की टर्म में हुआ N21 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, और हम कह सकते हैं λ1 अपॉन λ2, बिकॉज वेलोसिटी और वेवलेंथ, लैम्डा इज योर वेवलेंथ, v इज द वेलोसिटी, v इज योर वेलोसिटी एंड लैम्डा इज योर वेवलेंथ। सो वेवलेंथ एंड वेलोसिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से हमारा क्या मतलब है? हमारा मतलब है अगर वेलोसिटी हमारी बढ़ेगी तो हमारा वेवलेंथ भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। अगर हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो हमारी वेवलेंथ भी डिक्रीज होगी। दैट्स व्हाई N21 इसका मतलब है मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम कंपेयर करें तो वो होगा वेलोसिटी इन मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, या फिर वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ओके, इसके बाद हम आए, लेट्स सपोज हमारे पास एक ही मीडियम है जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं विद अ वैक्यूम। तो जब भी हम एक मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दूसरे मीडियम जो कि एक वैक्यूम है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कंपेयर करें, सो ऑलवेज रिमेंबर वैक्यूम के केस में वी यूज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। अब एब्सोल्यूट और रिलेटिव से हमारा क्या डिफरेंस है? यहां पे रिलेटिव होता है जब हम दो डिफरेंट मीडियम्स को कंपेयर करें, और एब्सोल्यूट होता है जब हम एक मीडियम को कंपेयर करें विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। वैक्यूम के रिस्पेक्ट से यहां पे क्या मतलब है? बिकॉज वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो जब भी हम किसी भी, आप कोई भी मीडियम उठा लीजिए, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वैक्यूम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ कंपेयर करते हैं या रिलेट करते हैं, तो जो हमारे पास फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं वो हम करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। सो इसका फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो भी वो मीडियम हो, चाहे एयर हो या ग्लास हो, वाटर हो, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं फॉर्मूलास की टर्म में बोलूं तो n इज इक्वल टू c/v। दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला। इससे हमारा एक रिलेशनशिप भी यहां निकल के आया, वो क्या है? योर वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमारी जो वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, विच इज योर n. सो इफ the velocity is if the velocity is decrease, then refractive index will increase. Which can seen in denser medium. Similarly, if velocity increase, then n जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है that will decrease, which can seen in rarer medium. सो अगर हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा, जो कि हम डेंसर मीडियम में देख सकते हैं. और अगर हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि n है वो डिक्रीज होगा, और वो हम देख सकते हैं रेयर मीडियम में. तो इससे हम ये कमेंट कर सकते हैं कि डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कंपैरेटिवली हायर होती है in comparison to the refractive index value in the your rarer medium. Okay, so this is the relation from which we can comment on this. अब हम बात करेंगे नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लाइट के बारे में. नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लाइट. सो नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लाइट के से मतलब हमारा यहां पे ये है, फॉर एग्जाम्पल हमारी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव कर रही है, पर वो दूसरे मीडियम के सरफेस को नॉर्मली या नॉर्मल पे या फिर हम कह सकते हैं परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है. तो उस केस में हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, लेट्स सी. सो if the ray of light enter from medium 1 to medium 2 perpendicular to the surface of medium 2, अगर कोई लाइट रे हमारी मीडियम 1 से मीडियम 2 में मूव कर रही है, कैसे? परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मीडियम 2, मीडियम 2 के सरफेस के परपेंडिकुलर. सो द रे पासिस अनडेविएटेड. अनडेविएटेड से क्या मतलब है हमारा? बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी बेंड के हमारी रे सीधा पास कर जाएगी मीडियम 2 में. देयर इज नो बेंडिंग ऑफ लाइट अकर. उस केस में हमारी बेंडिंग ऑफ लाइट बिल्कुल नहीं होगी. लाइक दिस इज ये हमारा मीडियम 1 है, ये हमारा मीडियम 2 है. मीडियम 1 से हमारी लाइट रे आई जिसने मीडियम 2 के सरफेस को परपेंडिकुलरली स्ट्राइक किया एट पॉइंट O. परपेंडिकुलर स्ट्राइक करने के बाद हमारी लाइट रे बेंड नहीं होगी, क्योंकि वो परपेंडिकुलरली ट्रेवल कर रही है अलोंग द नॉर्मल. सो वो सीधा पास कर जाएगी लाइक दिस. ऐसा क्यों होगा? क्यों? बिकॉज इस केस में हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री है और हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 डिग्री है. सो इस केस में
light ray will pass without any bend undeviatedly. So ये केस होगा normal incidence of a light. So अब हम बात करेंगे refraction through a glass slab के बारे में. So we'll talk about refraction through a glass slab. So अगर हम एक rectangular slab of glass लेते हैं और उसमें हम रिफ्रैक्शन का फिनोमिना अगर ऑब्जर्व करें फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, सो वो कुछ इस तरीके का होगा. सो रेयरर मीडियम है हमारी यहां पर एयर. एयर इज द रेयरर मीडियम और ग्लास है हमारे लिए एक डेंसर मीडियम. सो रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब के फिनोमिना में हमारी लाइट रे जो कि इंसिडेंट रे है वो ग्लास स्लैब के सरफेस को, जो कि हमारे लिए डेंसर मीडियम है और हम कह सकते हैं मीडियम 2, एयर हमारे रेयर मीडियम है और मीडियम 1 भी है, एंड ग्लास स्लैब हमारे लिए मीडियम 2 है. सो जब हमारी लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 के सरफेस को स्ट्राइक करती है या करेगी, कौन सी रे? इंसिडेंट रे. सो मीडियम 2 हमारा एक डेंसर मीडियम है, सो वो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइक दिस. अब हमारी जो रे हमको मिली वो कौन सी मिली? रिफ्रैक्टेड रे. दिस इज योर इंसिडेंट रे, ये हमारी है इंसिडेंट रे. और रिफ्रैक्शन होने के बाद हमें यहां पे मिली हमारी रिफ्रैक्टेड रे, जो कि कैसे थी? बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, जो कि बेंड थी टुवर्ड्स द नॉर्मल. दिस इज आर रिफ्रैक्टेड रे. अब ग्लास स्लैब का दूसरा एंड भी होगा, तो ये रिफ्रैक्टेड रे आएगी 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 और इस ग्लास स्लैब के दूसरे एंड को स्ट्राइक करेगी यहां पे. अगेन फिनोमिना होगा रिफ्रैक्शन का. क्यों? क्योंकि फिर दोबारा हमारी लाइट रे कैसे मूव कर रही है? फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. पर अब उल्टा हो रहा है, अब वो डेंसर टू रेयरर में मूव कर रही है, सो वो बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस. इस पूरे फिनोमिना में हमारे पास 3 रे आई, एक इंसिडेंट रे, एक रिफ्रैक्टेड रे, और जो दूसरी रिफ्रैक्शन से हमको रे मिली उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम इमर्जेंट रे. कौन सी रे? इमर्जेंट रे. इमर्जेंट रे इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इमर्ज हुई यहां से दूसरे एंड से ऑफ दिस ग्लास स्लैब. इनिशियली हमारा इस रे को देखने का कोई मतलब नहीं था, हमारे पास एक इंसिडेंट रे थी, एक रिफ्रैक्टेड रे थी, दैट्स इट. बट ग्लास स्लैब का दूसरा एंड भी होता है, सो ये रिफ्रैक्टेड रे अगेन रिफ्रैक्शन के फिनोमिना के को फॉलो करते हुए दूसरे एंड से इस ग्लास स्लैब के बाहर मूव कर गई, तो हमको मिली इमर्जेंट रे. ओके, अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, अगर ये इंसिडेंट रे नॉर्मली हमारी ट्रेवल करती और विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, सो वो पाथ फॉलो करती दिस वन. और जो इमर्जेंट रे हमको यहां से मिली आफ्टर सेकेंड रिफ्रैक्शन फिनोमिना, वो मिली दिस वन. अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता लगेगा कि ये दोनों रे ही आपस में पैरेलल हैं टू ईच अदर. सो इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे कब? इफ इंसिडेंट रे फॉलो द ओरिजिनल पाथ. सो इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं d, और अगर साइंटिफिक टर्म्स में बोलें तो दिस इज योर लेटरल इन्वर्जन. लेटरल इन्वर्जन, इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, कि इंसिडेंट रे एंड योर इमर्जेंट रे दोनों ही पैरेलल हैं बाय द डिस्टेंस d, एंड d इज योर लेटरल इन्वर्जन. ओके, सो हम यहां पे कह सकते हैं दैट इंसिडेंट रे इज पैरेलल
to the emergent ray, but its follow the incident path laterally. हमारी इंसिडेंट रे पैरेलल होती है इमर्जेंट रे के ग्लास स्लैब के केस में, पर कैसे? बिकॉज ऑफ द फैक्ट क्योंकि वो फॉलो करती है लेटरली इन्वर्टेड पाथ. ओके, सो इट लेटरल इन्वर्जन. सो ये केस होता है तब जब हम रिफ्रैक्शन का फिनोमेना ऑब्जर्व करते हैं थ्रू अ ग्लास स्लैब. ओके, तो इसमें हमारे पास 3 रे आती हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे. और जो मेन की पॉइंट है इसका इज दैट the ray is laterally inverted by the distance d, or incident ray and emergent ray both are parallel to each other. So this is the refraction through a glass slab.